नमस्कार। आज अपन 11th फिजिक्स के जो 14 चैप्टर हैं उन सभी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक सीरीज लेके आए हैं। कोशिश करते हैं एक या दो वीडियोस के अंदर ये सीरीज कंप्लीट की जा सके। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं अपन चैप्टर नंबर फर्स्ट। मैं क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट दिखा देता हूं और उसको वर्बली स्पीड से एक साथ पढ़ा देता हूं। अगर कुछ इस तरह से कवर करेंगे तो टाइम ज्यादा कंज्यूम हो जाएगा। देखिए, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो है वो बेसिकली इससे 5 ही बनते हैं। What is physical quantity? Define SI unit. Define least count. Define error and what are the values of least count of vernier calipers and screw gauge. उसके बाद आता है अपने पास short type questions. शॉर्ट टाइप क्वेश्चन बेसिकली दो तो ये रहे, एक तो SI यूनिट और डायमेंशन पूछी है किस किस की, एक्सेलरेशन, फोर्स, डेंसिटी, प्रेशर एंड एनर्जी, और सेकंड पूछ रखा है उसने सिग्निफिकेंट फिगर, सार्थक अंक। फिर आती है बात यहीं पे अपने पास शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस की। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन नंबर थर्ड आता है डायमेंशन, बोले तो विमा किस किस की, वेलोसिटी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, विस्कोसिटी कोफिशिएंट, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड पावर। व्हाट इज एरर इन मेजरमेंट, एरर जो होती है उसके बारे में बताना है, और डिफरेंस सिस्टमैटिक और रैंडम एरर का। अगर फिर भी कोई ये हो कि कोई क्वेश्चन हटाना है तो इसको आप हटा सकते हो, क्योंकि एनसीईआरटी के नए सिलेबस के अकॉर्डिंग ये बुक में नहीं है। हाँ, हल्का सा है, लेकिन मतलब सिर्फ डेफिनेशन वगैरह है। जितना पहले हुआ करता था उतना वो सब कुछ नहीं है, तो क्वेश्चन नहीं बन पाएंगे यहां से। लॉन्ग टाइप, न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट कीजिए, जूल को अर्ग में कन्वर्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अगर कोई ये कहे कि यहां से पूरे चैप्टर में इंपॉर्टेंट 2 से 3 ही क्वेश्चंस निकालिए, तो पहला क्वेश्चन यही बनता है। फिर बात आती है सेकंड क्वेश्चन बताइए। तो अपने पास मैंने सिर्फ लिख दिया इसके अंदर कि डायमेंशन क्या होती है, उसके एनालिसिस को बताइए। अपने पास 3 वहां पे एप्लीकेशन होती थी, वो तीनों एप्लीकेशन आपको आनी चाहिए। मैं भी बता दूंगा आप लोगों को। वर्नियर कैलिपर्स जो है उसके लिए लिस्ट काउंट पूछ रखी है, लेकिन किसी टर्म में वहां डायरेक्ट पूछ रखी थी, और एक फॉर्मूला दे रखा है, इसको चेक करना है ये ट्रू है या फॉल्स है, मतलब करेक्ट है या इनकरेक्ट है। उसके बाद वही क्वेश्चन वापस आया, न्यूटन को डाइन में और जूल को अर्ग में चेंज कीजिए। एक ही बार पढ़ना है, ये 2 बार गलती से हो गया। सिग्निफिकेंट कुछ फिगर्स हैं, ये सिग्निफिकेंट फिगर ढूंढने हैं, और टाइम पीरियड के लिए फॉर्मूला बनाना है। ये थे अपने चैप्टर फर्स्ट के क्वेश्चंस। इनको अपन स्पीड से 30 या 40 मिनट, हो सकता है इससे भी कम में, कोशिश करते हैं अलग से पढ़ने की। देखिए, तो सबसे पहली बात आती है व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी। क्या होती है फिजिकल क्वांटिटी, बोले तो भौतिक राशि। तो देखो, इस तरह की क्वांटिटी जिसको मेजर किया जा सके, इस तरह की क्वांटिटी जिसको मापा जा सके, उसी को कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। तो मैंने बोल दिया द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी को बेसिकली अपन ने 2 टाइप्स में डिवाइड किया। एक तो अपन ने कहा कि वो वाली फिजिकल क्वांटिटी जो खुद से बनती हैं, बोले तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, मूल राशियां, और एक वो जो इनकी हेल्प से बनती हैं, बोले तो डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, व्युत्पन्न। देखा जाए तो वो फिजिकल क्वांटिटी जिनको किसी की हेल्प नहीं चाहिए होती है, जो इंडिपेंडेंट होती हैं, उनको अपन फंडामेंटल बोलते हैं, और इनके हेल्प से जो बनती है उनको डेराइव बोलते हैं। क्या मतलब, जैसे टाइम। तो टाइम का मीनिंग टाइम है। मेरे को जब भी कोई टाइम पूछे तो मेरे को अदर कोई और वैल्यू चाहिए और उसके बाद में टाइम निकालें, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन सपोज करो मेरे को कोई कह दे स्पीड बताओ, तो स्पीड डायरेक्ट नहीं निकलेगी। स्पीड के लिए मेरे को 2 वैल्यूज चाहिए। क्या क्या चाहिए, एक तो चाहिए मेरे को डिस्टेंस, और एक चाहिए मेरे को टाइम। जैसे ही दोनों का डिवाइड करूंगा वैसे ही मेरे को मिल जाएगी स्पीड। इसका मतलब डिस्टेंस और टाइम, ये दोनों क्या थी, ये दोनों के दोनों फंडामेंटल क्वांटिटी हैं, इनको किसी की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन हाँ, इधर जो भी क्वांटिटी आएगी उनको दूसरों की जरूरत पड़ेगी। यही बेसिकली होता है यहां पे। फिर आता है ऐसा कैसा, सेम यूनिट। यूनिट क्या होता है, तो फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जो कुछ क्वांटिटीज की वैल्यूज डिसाइड की गई उनको बोला गया
यूनिट। जैसे टाइम, टाइम की अगर छोटी वैल्यू चाहिए अपने को तो सेकंड, उससे भी छोटी चाहिए तो माइक्रो सेकंड, बड़ी चाहिए तो मिनट, उससे बड़ी चाहिए तो आवर, उससे बड़ी चाहिए तो डे, उससे बड़ी चाहिए तो वीक, उससे बड़ी चाहिए तो मंथ। इसका मतलब अपन ने कहा कि फिजिकल क्वांटिटी जो थी वो तो सिर्फ अपने को इतना ही बता पाती है कि ये क्या है, लेकिन कितना है उसके लिए अपने को चाहिए साथ में उसका यूनिट। तो अपन ने बोल दिया कि फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट के लिए जो इसकी क्वांटिटी डिसाइड की जाती है उसको यूनिट बोलते हैं। और अगर देखा जाए तो बेसिकली यूनिट भी दो टाइप का होता है, पहला होता है फंडामेंटल और दूसरा होता है डायरेक्ट। अभी के लिए काफी है इतना, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चंस यहां से कुछ आता नहीं है। फिर आता है एक इंपॉर्टेंट टर्म जो हाफ ईयरली में तो बिल्कुल पूछते ही पूछते हैं, एनुअल में भी छोटे क्वेश्चंस में चांस हो जाता है। ऐसा यूनिट क्या होती है? तो क्योंकि अपने पास जो यूनिट मेजरमेंट के लिए सिस्टम होते थे वो तीन होते थे, एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस। उनके अंदर अलग अलग वैल्यू अलग अलग यूनिट को रिप्रेजेंट करती थी, उनको सबको हटा के एक यूनिट आ गया। अब अपने को उन तीनों की जरूरत नहीं है, अब यही बनेगा, 1961 में बना था वैसे ये। इसके अंदर क्या होता था? इसके अंदर 7 होते थे फंडामेंटल यूनिट और 2 होते थे सप्लीमेंट्री यूनिट और इन्फिनाइट होते थे डेराइव्ड यूनिट। यूनिट लिख दिया तो क्वांटिटी भी हो चुकी है, ध्यान रखना। हाँ, 7 कौन से होते थे ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले क्या होता था? सबसे पहले होता था अपने पास डिस्टेंस, लेंथ भी कह सकते हो आप इसको। लेंथ के बाद क्या होता था? लेंथ के बाद होता था मास, उसके बाद होता था टाइम, 3। उसके बाद आता था इलेक्ट्रिक करंट, उसके बाद आता था अपने पास टेम्परेचर, ताप, उसके बाद लुमिनस इंटेंसिटी और सबसे लास्ट में होता था अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, ये किस किस यूनिट को रिप्रेजेंट करते थे? ये तो फिजिकल क्वांटिटीज है। ये यूनिट को जिनको रिप्रेजेंट करते थे, लेंथ किसको करती थी? मीटर। मास किसको करता था? किलोग्राम। टाइम करता था सेकंड। करंट करता है एम्पियर। टेम्परेचर करता है केल्विन। लुमिनस इंटेंसिटी करती है कैंडला। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस करता है मोल। ये होते थे ऐसा यूनिट और ऐसा ही क्वांटिटीज। और आगे बढ़ते हैं। फिर आया अपने पास डायमेंशन। यहां से मेरा मानना है कि एक एनुअल एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बेसिकली मिल जाता है। डायमेंशन क्या होती है? डायमेंशन का मतलब होता है जो फिजिकल क्वांटिटी अभी अपन ने देखी, ये रही, इनकी पावर्स को रिप्रेजेंट करना। जैसे 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 मुझे कहा गया एरिया, और कोई बोले कि एरिया की डायमेंशन बताओ, तो सबसे पहले मुझे फिजिकल क्वांटिटी को किस में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा? उसके यूनिट में। एरिया का यूनिट सबको पता है बेसिकली, मीटर स्क्वायर। तो उसका मतलब इन सातों में से ये क्या था? लेंथ, मास, टाइम, करंट, टेम्परेचर, इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो सिंपल सी बात है, मीटर है इसका मतलब लेंथ है, तो ब्रैकेट लगाया, लेंथ है कितना? 2, बन गया डायमेंशन। एक और देखो, सेम ये का यही वॉल्यूम, हमें पता है वॉल्यूम का भी यूनिट कितना होता है? मीटर क्यूब। अगर ये मीटर क्यूब होता है तो इसका मतलब लेंथ है 3। और देखो कुछ इंपॉर्टेंट है, अभी तो वही देख पाएंगे अपन, सारे करेंगे तो 1 घंटा तो अपन डायमेंशन में लगा देंगे। बेसिकली अपने को 4 से 5 चाहिए। पहला चाहिए अपने को एक्सेलरेशन, मैंने जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में लिख के दिए हैं वो एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। वेलोसिटी का मतलब मीटर पर सेकंड और टाइम का मतलब 1 और सेकंड। तो मीटर का मतलब L1 अपॉन में सेकंड स्क्वायर है तो T2, ऊपर जाएगा तो L1 T-2। नेक्स्ट आया मेरे पास फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला
F इज इक्वल टू एम ए, M4 मास मतलब किलोग्राम, और एसेलरेशन कितना होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एसेलरेशन तो हो सकता है डायरेक्ट भी याद हो, क्योंकि अपने 9th क्लास से सुनना स्टार्ट किया था स्मॉल जी की वैल्यू। ग्रेविटेशनल एसेलरेशन कितना होता था, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका मतलब एसेलरेशन तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, सिंपल सी बात। तो ये रहा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और मास आ गया अपना केजी में। किलोग्राम का मतलब क्या है, m1, मीटर का मतलब क्या है, L1, और टाइम अपॉन में है, ऊपर जाएगा तो -2 हो गया। दो तो आपको ये याद रखने हैं, एसेलरेशन और फोर्स। फिर आता है थर्ड, वर्क। वैसे चाहे वर्क आए, चाहे एनर्जी आए, और चाहे टॉर्क आए, क्योंकि सेकंड फिजिक्स ज्यादा आती है एनुअल एग्जाम में, तो ज्यादातर इनके बजाय वो उसको टारगेट करता है। ये सारे एक ही होते हैं। सबसे पहले बात आती है इनका यूनिट क्या होता है, तो इनका यूनिट होता है जूल, और वैसे ऊपर जो फोर्स पड़ा था उसका क्या होता था, न्यूटन। हाँ, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का यूनिट क्या था, फोर्स का यूनिट था न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट का मीटर। न्यूटन इंटू मीटर कोई बोलते हैं जूल, यूनिट क्या बनती है, जूल। और अगर अपन इसको एमकेएस में कन्वर्ट कर दें तो क्या बनती है, तो न्यूटन का मतलब क्या होता था, ये रहा न्यूटन का मतलब, कितना, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और एक मीटर और पड़ा है तो मीटर भी स्क्वायर हो गया। बना दो तो m1 L2 T-2। ओके, और क्या चाहिए, एक अपने को पावर चाहिए, सीधा बनाते हैं। पावर का मीनिंग क्या होता था, पावर का मीनिंग होता है वर्क पर यूनिट टाइम। ओके, वर्क का मतलब m1 L2 T-2, टाइम का मतलब T1, तो फिर ये टोटल बनेगा m1 L2 T-3। और आगे बढ़े, दो और चाहिए अपने को बेसिकली यहाँ पे। एक तो चाहिए डेंसिटी, घनत्व कितना होता है, रो इज इक्वल टू m अपॉन v, मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास का मतलब m1, और वॉल्यूम का मतलब L3, खत्म। नेक्स्ट क्या चाहिए मेरे को, एक तो मुझे चाहिए ईटा, विस्कोसियस कोफिशिएंट। एक चाहिए मेरे को कैपिटल G, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। और एक चाहिए मेरे को स्पेसिफिक हीट, तीन चाहिए मेरे को। ईटा कहां से निकाला जा सकता है, F इज इक्वल टू 6 पाई R ईटा V, यहां से निकाल लो। ईटा की वैल्यू कितनी बनेगी देख लो, ईटा बनेगा F डिवाइडेड बाई जो भी वैल्यूज बच गई वो सारी अपॉन में ले आओ, 6 पाई R V, 6 पाई R V। सबके डायमेंशन बेसिकली अपने को पता है। अगर बात करें सबसे पहले फोर्स की, तो फोर्स का डायमेंशन कितना होता है, m1 L1 T-2। 6 पाई का कोई होता नहीं है, क्योंकि ये तो मैथमेटिकल वैल्यूज होती हैं। r का मतलब क्या था, r का मतलब है डिस्टेंस, और वेलोसिटी का मतलब L1 T-1। L1 से L1 कट जाएगा, और ये ऊपर ले जाके एडजस्ट कर दो, कितना बनेगा, m1, L ऊपर जाएगा तो -1 और T-1, सिंपल। उसके बाद आते हैं अपन नेक्स्ट में कैपिटल जी की वैल्यू। कैपिटल जी का कहां से वैल्यू निकाली जा सकती है, देखो न्यूटन ने एक अपना फॉर्मूला दिया था, F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन R स्क्वायर। यहां से G की वैल्यू कितनी बनाई जा सकती है, G की वैल्यू बनाई जा सकती है, R को अपॉन में भेज दो तो इधर जाएगा तो ऊपर चला जाएगा, और m1 m2 जो थे वो नीचे आ जाएंगे। फोर्स का मतलब m1 L1 T-2, डिस्टेंस का मतलब L2, और मास भी डबल है, इसका मतलब m भी 2 है, एक m कट जाएगा और ये m-1 बन जाएगा, सिंपल। इसी तरह से स्पेसिफिक हीट का क्या फॉर्मूला होता था, डेल्टा Q इज इक्वल टू ms डेल्टा T। s चाहिए, डेल्टा Q का मतलब क्या है, जूल, m1 L2 T-2, मास का मीनिंग m1, और डेल्टा T यहाँ पे क्या होता था, टेम्परेचर होता था, सिंपल। नेक्स्ट आते हैं, इसके बाद क्या है अपने पास, तो इसके बाद अपने को चाहिए डायमेंशन के 3 अलग अलग एप्लीकेशंस। पहली एप्लीकेशन क्या होती थी, पहली एप्लीकेशन होती थी फॉर्मूले को चेक करना, टू चेक द फॉर्मूला।
अपने को एक फॉर्मूला दे देगा और कह देगा कि इसको चेक करके बताओ ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है, ये सही है या गलत है। जैसे जैसे मैंने वहां पे एक डाल रखा है पहले से ही, k इज इक्वल टू हाफ mv²। हमें ये बताना है ये डायमेंशनली सही है या गलत है। जैसे मैंने एक और बना दिया, k इज इक्वल टू 6 mv²। अगर वो डायमेंशन के हिसाब से पूछे तो ये सही है दोनों ही, लेकिन रियल में देखा जाए तो अपने को पता है mv² से पहले हाफ आता है, 6 नहीं आता। इसका मतलब पहला जो ड्रॉबैक है, पहला जो नुकसान है डायमेंशन का, वो यही है कि ये जो मैथमेटिकल वैल्यूज हैं उनके बारे में नहीं बता पाता है। क्वेश्चन आता है कई बार, डायमेंशन के नुकसान बताइए, ड्रॉबैक्स। अगर मुझे चेक करना है फॉर्मूला सही है कि नहीं, तो मैं LHS अलग चेक करूंगा, RHS अलग चेक करूंगा और देखूंगा दोनों साइड की डायमेंशन सेम आती है क्या। अब ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का कोई डायमेंशन बताएगा? m एनर्जी है मतलब वर्क है, और वर्क का क्या होता है, m1L2 T-2। और इधर का अपने को बनाना पड़ेगा, m4 मास मतलब m1, और वेलोसिटी का मतलब होता था L1 T-1, और आपको स्क्वायर भी करना है तो m1L2 T-2। अगर दोनों बराबर आ रहे हैं इसका मतलब ये फॉर्मूला क्या है, सही है। हाफ का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि डायमेंशन कभी भी क्वांटिटीज को नहीं बता पाता है जो कांस्टेंट होती हैं। इधर भी सेम बात, k की वैल्यू और v² को m से मल्टीप्लाई करके वैल्यू बराबर आने वाली है, और 6 के बारे में बता नहीं पाएंगे। इसका मतलब डायमेंशनली तो दोनों ही फॉर्मूले सही हैं। डायमेंशन चेक ऐसे करते हैं। उसके बाद आता है सेकंड। पहला क्वेश्चन मैंने क्या बताया था, अगर ध्यान हो तो, पहला क्वेश्चन मैंने कहा था कि आपको न्यूटन को डाइन में और जूल को अर्ग में चेंज करना आना चाहिए। देखो तो सबसे पहला क्वेश्चन यही आ गया यहां पे कि कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन। ओके, करके देखते हैं। सबसे पहले बात आती है दिया क्या है अपने को, तो अपने को दे रखा है न्यूटन, तो यूनिट बन जाएगी। यूनिट क्या होती थी न्यूटन का मतलब? न्यूटन का मतलब किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डायमेंशन भी बन जाएगी, कितनी बनेगी? किलोग्राम का मतलब m1 L1 T-2। वैसे भी कम से कम फॉर्मूला जो है उससे जो यूनिट बनती है वो अपन फोर्स और वर्क बोले तो एनर्जी, इन दोनों के ना बनाए, ये तो आपको डायरेक्ट याद होने चाहिए। ठीक है, अब क्या किया मैंने कुछ नहीं किया अभी तक। न्यूटन जो था उसका मीनिंग लिख लिया कि न्यूटन का यूनिट ये होता है, और अगर यूनिट ये है तो डायमेंशन वो होता है। अब आती है बात कन्वर्ट कैसे करते थे, तो फॉर्मूला लिखो। फॉर्मूला क्या होता था? N2 इज इक्वल टू N1, M1 अपॉन M2 पावर A, L1 अपॉन L2 पावर B, T1 अपॉन T2 पावर C। ठीक है, सबसे पहले उसने कहा 1 न्यूटन, इसका मतलब नंबर कितना है? 1। अगर वो यहां पे लिख देता 100 न्यूटन तो यहां नंबर आ जाते 100। फिर आता है बात मास का। पहले मैं पावर लिख लेता हूं, पावर की लड़ाई है दुनिया में। किलोग्राम बोले तो मास, कितना पावर है? 1, तो ये लगा दिया मैंने 1। मीटर बोले तो लेंथ, कितना पावर? इधर देख लो, चाहे मास का 1, लेंथ का 1, और इधर क्या है? टी का कितना है? -2। ओके, अब आती है बात आगे की। पहले मास, लेंथ और टाइम कितने थे और बाद में कितने होंगे? तो पहले है न्यूटन का मतलब ये रहा। इन तीनों में मास कौन सा है? किलोग्राम, मीटर या सेकंड? सिंपल सी बात है, मास तो इनमें किलोग्राम ही है। लेंथ कौन सी है? लेंथ है मीटर, और टाइम कौन सा है? सेकंड। सीजीएस में कन्वर्ट करना है। सीजीएस का मतलब क्या होता है? किलोग्राम को चेंज कर दो ग्राम में, मीटर को चेंज कर दो सेंटीमीटर में, और सेकंड रहेगा सेकंड ही। एक बात और बता देता हूं, ये दोनों कटने के बाद यहां बचा 1 का पावर चाहे -1 हो, चाहे -2 हो, और चाहे -3 हो, चाहे -4 हो, हमेशा आंसर 1 ही आएगा। -1 कभी नहीं आएगा, ये पर्सनली ध्यान रखना है ना। कई बार बच्चे सोचते हैं कि पावर इवन ओड हो तो प्लस माइनस चेंज हो जाते हैं, 1 के लिए ऐसा कुछ नहीं होता है। आगे देखते हैं। तो
अभी क्या किया मैंने, समझ गए? मैंने कहा न्यूटन, न्यूटन का मीनिंग क्या होता है वो तो देखो बेसिक है, वो तो आपको आना चाहिए। न्यूटन का मीनिंग होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डायमेंशन कितनी होती है, m1 l1 t-2। आगे का काम है मेरा समझाना। n2 का फॉर्मूला, n2 का फॉर्मूला क्या होता था, n1 m1 l1 t1 m2 l2 t2। mlt सिंपल सी बात, पावर लगा दी। तो सबसे पहले मैंने कहा m की पावर 1, l की पावर 1 और t की पावर -2। उसके बाद मैंने कहा mlt लिखूं क्या, तो सिंपल सी बात है, मीटर किलोग्राम सेकंड, सीजीएस में चेंज करना है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। अब आती है बात इनको कन्वर्ट करने की। 1 का तो कोई यूज था ही नहीं। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम, 1,000 ग्राम, अपॉन में भी ग्राम। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, अपॉन में भी सेंटीमीटर। और इधर तो सेकंड से सेकंड कट चुका, तो ये तो 1 आ गया, बात खत्म हो गई। इधर जो कटता है उसको काट दो, ग्राम से ग्राम गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गया, और वैल्यू कितनी आई वो देख लो। वैल्यू आई है 10 का पावर 3, तो ये रहा 2, हो रहा 10 का पावर 5। इसका मतलब यही है 1 न्यूटन। और इसको सीजीएस में जब मैंने चेंज किया तो सीजीएस में न्यूटन को ही क्या कहते हैं, न्यूटन को ही कहते हैं डाइन। वो वाली डाइन नहीं है जो आप समझते हैं बेसिकली। अब आती है बात, तो ये का ये क्वेश्चन अगर हमें वापस दे दिया जाए और ये कह दे कि जूल को अर्ग में चेंज करो, तो क्या करूं? सेम बात, पूरा जो खेल है वो है स्टार्टिंग के डायमेंशन की पावर का। अगर डायमेंशन बनाते टाइम गड़बड़ हुई तो फिर आगे गड़बड़ी चलेगी। जैसे अगर जूल को अर्ग में चेंज करना हो तो सबसे पहली बात तो वही, इसकी यूनिट कितनी होगी। तो जूल का मतलब क्या होता है, जूल का मतलब होता था वर्क। वर्क बोले तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। और डायमेंशन बोले तो वैसे सीधी याद होनी चाहिए इसकी, तो m1 l2 t-2। बस अगर यहां तक का याद है तो फिर अपने को ज्यादा जोर नहीं आएगा इसको सोल्व करने में। जैसे फॉर्मूला n2 इज इक्वल टू n1, m1 अपॉन m2 हो गया m, l और t। ओके, चाहो तो पावर सीधी रख दो ना, t की पावर थी -2 लगा दी, l की पावर थी 2 लगा दी, m की पावर थी 1 लगा दी। कन्वर्ट किसको करना था, कन्वर्ट करना था 1 जूल को, तो नंबर तो है 1। हो सकता है कल को वो कह दे 2 जूल को, तो नंबर हो जाते 2। ठीक है, अभी 1 से ही करेंगे, एग्जाम में आएगा तो 1 से आएगा, नहीं तो आएगा ही नहीं। 1 मास पहले कितना था, पहले तो एम केस था ना, तो इसका मतलब मास पहले किलोग्राम था, फिर ग्राम में चेंज करना है। पावर कितनी है 1। लेंथ पहले मीटर में थी, सेंटीमीटर में चेंज करनी है, पावर 2। टाइम पहले था सेंटीमीटर में, बाद में भी सेंटीमीटर में, और पावर -2। करो सोल्व। किलोग्राम का मतलब 1,000 ग्राम, अपॉन में भी ग्राम, वैसे ग्राम को ओनली जी लिखे ज्यादा अच्छा होता है। मीटर 100, सेंटीमीटर अपॉन में भी सेंटीमीटर, और ये तो कट चुके ना। ये क्या किया मैंने, इधर टाइम था ना, टाइम तो सेकंड लिखा जाता है ना, ये सेकंड ही है भाई, ये सेकंड ही है, टाइम था ये। कट चुका था वो, तो अगर वो कट गया तो इधर तो सीधा ही 1 आ गया। इधर की बात करते हैं, ग्राम से ग्राम गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गया, तो फिर अपने पास बचा कितना, अपने पास ये तो बचे 1,000, पावर 1 थी। उधर 100 है, लेकिन 100 का पावर 2 है, तो उसका मतलब ये आएगा 100 इंटू 100। टोटल कितना बन गया, 10 का पावर 7। यही क्या है, यही है 1 जूल, जिसको मैंने किस में चेंज किया, जिसको मैंने चेंज किया अर्ग में। ये था अपने पास सेकेंड टाइप। अब आती है बात थर्ड, इक्वेशन क्रिएट करना। मेरे को रिलेशन बनाना है कुछ फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में। मैंने आपको जो क्वेश्चन दे रखा था वो ये दे रखा था कि एक पेंडुलम है, और पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो किस पे डिपेंड करता है, एक तो उसके लेंथ पे डिपेंड करता है, और एक करता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे। फॉर्मूला क्रिएट करो। जब भी कभी इस तरह के क्वेश्चन हो कि फॉर्मूला क्रिएट करना है या इनके बीच में रिलेशन बनाना है, तो सबसे पहला काम यही है कि इसको उसके रेस्पेक्ट में लिख लो। क्या मतलब, ये रहा टाइम पीरियड, ये रहा डिपेंड किस किस पे, एक तो लेंथ पे, तो लेंथ की पावर तो a लगा दी, और एक ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे, इसकी पावर मैंने b लगा दी। ओके, और आगे बढ़े।
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटा भी दो तो भी कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, यहां कोई एक ऐसा कांस्टेंट लगा दो जो यहां नहीं है, के नहीं है, के लगा लेता हूं, ठीक है। एल, एल का मतलब क्या होता है, चलो एक बार ऐसे कैसे फिर छोड़ देता हूं, अगले में लिख लेते हैं। ये क्या क्या थे, थोड़ा सा ये दिमाग में होना चाहिए। ये था मेरा टाइम, टाइम का अगर आप डायमेंशन बनाओगे तो वो बनेगा t1। कांस्टेंट का कोई डायमेंशन बनता ही नहीं है, इसका मतलब ये लिखा ना लिखा बराबर सी बात होती है। लेंथ, लेंथ का डायमेंशन क्या बनेगा, लेंथ का डायमेंशन बनेगा L1 पावर a। और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या बनेगा, एक्सेलरेशन का होता था याद हो तो L1 t-2 पावर b। ओके, इनको थोड़ा ठीक से लिखो, L का पावर a, इधर L का पावर b और t का पावर -2b। समझ गए यहां तक क्या किया मैंने। क्वेश्चन में लिखा आएगा कि टाइम पीरियड जो है वो लेंथ और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है, तो मैंने क्या किया, टाइम पीरियड लिख लिया, डिपेंड लिख दिया, डिपेंड का मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डिपेंड हटा के कांस्टेंट भी लगा दिया। आगे की बात आती है, लेंथ मतलब L, एक्सेलरेशन मतलब g, पावर a और b। लेंथ का मतलब क्या है L1 और एक्सेलरेशन का मतलब क्या है L1 t-2। ओके, पावर जो थी a और इसकी पावर b थी तो b को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहां भी b आ गया और यहां भी b आ गया। L डबल है अभी, L की पावर कितनी है, L की पावर a भी है और साथ में b भी है। ओके, और t की पावर सिर्फ एक ही है, कितनी, -2b। और इधर कितनी है, इधर L की पावर तो है ही नहीं, t की पावर 1 है। कर दो कंपैरिजन, कंपैरिजन कैसे करूं, कंपैरिजन का मतलब होता है कि L का पावर इधर 0, L का पावर a प्लस b, पावर बराबर हो जाएंगे क्योंकि बेस भी दोनों साइड बराबर है, तो 0 की वैल्यू आ जाएगी a प्लस b के इक्वल। तो मैं ये कह सकता हूं a और b इक्वल होते हैं, बस एक माइनस का फर्क है। और आगे देखते हैं, सेकंड से क्या मिला मुझे सेकंड से मिला t का पावर इधर 1 है और उधर है -2b, तो -2b की वैल्यू 1, b की वैल्यू -1/2। अगर b की वैल्यू यहां रख दूं तो a की वैल्यू कितनी बनेगी, माइनस है और माइनस का 1/2 और रख दो, a की वैल्यू बनेगी प्लस का 1/2। तो फिर फॉर्मूला क्या बन जाएगा, देखो क्या बनेगा, t इज इक्वल टू k तो कांस्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, l का पावर कितना है, आधा, आधे का मतलब स्क्वायर रूट, और g का पावर है -आधा, माइनस का मतलब नीचे आ जाएगी वैल्यू और आधा अपनी जगह पड़ा है। अगर और अच्छे से लिखना चाहो तो ये भी आधा तो मैं रूट में लगा देता हूं L/G। याद करो, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड, सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता था वो यही होता था, t इज इक्वल टू 2π रूट L/G। तो 2π क्या है, कांस्टेंट, और कांस्टेंट कभी डायमेंशन बता नहीं पाया। ये बेसिकली अपने को फिलहाल डायमेंशन के लिए तैयार रखना है, बहुत ज्यादा हम नहीं देख सकते क्योंकि ऑलरेडी टाइम कितना चला गया होगा, ओहो टाइम आधा घंटा जा रहा है, चला जाएगा इतना तो इसका कोई इलाज भी नहीं था अपने पास, बहुत स्पीड से बताया है मैंने। तो एरर क्या होती है, अभी एरर के बारे में ज्यादा सा कुछ नहीं पता करेंगे, अभी बस इतना ही करेंगे जितना हाफ ईयरली में आरबीएससी में आया था कि एरर का मीनिंग क्या होता है। तो सपोज कीजिए कि घड़ी में टाइम हो रहा है 12:02, एग्जाम में जब कुछ नहीं आता तो भी 12:02 ही बजते हैं। बात क्या थी, बात थी कि अगर अपन ये कहें घड़ी में टाइम हो रहा था 12:02 और किसी दूसरे ने देखा, उसने राउंड फिगर में कह दिया कि टाइम हो रहा है 12, तो उसका मतलब उसने गड़बड़ कितनी कर दी, उसने 2 मिनट की गड़बड़ कर दी। तो रियल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू दोनों का जो डिफरेंस होता है उसी को बोलते हैं एरर, बात खत्म। फिर आया नेक्स्ट टॉपिक, सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर को शॉर्टकट में अगर देखें 3 से 4 मिनट तो ये खाएगा, बट मैं आपको मोस्टली क्लियर कर दूंगा, ये फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में ही काम आ जाता है। कुछ ऐसे नंबर देखो, सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब होता है जीरो कहां यूजफुल है और कहां यूजफुल नहीं है अकॉर्डिंग टू साइंस, वहां सिग्निफिकेंट फिगर्स की जरूरत पड़ती है। सपोज करो कि 100, अब अपन कैलकुलेटर में जब 100 × 100 लिखते हैं तो सीधे आंसर आ जाते हैं, लेकिन आपने कभी ऐसा किया है 100 × 2.0, तो 100 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 200, 0.0 कैलकुलेटर नहीं देता अपने को, सिर्फ 200 लिख के दे देता है, बट एक्चुअल में वो 0.0 काम का था, समझ गए।
तो सिग्निफिकेंट का मतलब होता है इंपोर्टेंस ऑफ जीरो, सिंपल सी बात। अब जीरो की इंपोर्टेंस कैसे दिखेगी, तो देखो मेरे पास जो ऐसे डिजिट जिसमें अपने पास जीरो नहीं हो वो सारे के सारे ही सिग्निफिकेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल ए बी सी डी, इनमें जीरो कहीं है ही नहीं, जीरो नहीं है तो ये सारे काम के हैं। जैसे 1 2 74, बताओ इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, तो देखो 1 2 3 4, तो सिग्निफिकेंट फिगर है 4। और देखो 1997, सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं 1 2 3 4, जीरो नहीं आ रहा कहीं भी। फिर आता है सेकंड तरीका कहता है कि अगर वैल्यू डेसिमल नहीं आई अभी तक, नॉन डेसिमल चल रही है, मतलब पॉइंट नहीं आया, बिना पॉइंट की बात चल रही है, जीरो आ जाता है कहां, ए बी जीरो, सी डी जीरो जीरो, तो ये जो लास्ट के जीरो होते हैं ना ये यूजफुल नहीं होते, ये काम के नहीं होते। हाँ बीच में आएगा तो काम का होगा। फॉर एग्जाम्पल 1280, बताओ सिग्निफिकेंट कितने, तो जो लास्ट का जीरो होता है वो काम का नहीं है, लेकिन अगर जीरो बीच में होता तो काम का होता है। इसका मतलब फिलहाल 1 2 3 सिग्निफिकेंट है। 100 सिग्निफिकेंट कितने, तो लास्ट के दोनों जीरो काम के नहीं है तो 1 है। 700 मान लो 740, सिग्निफिकेंट कितने हैं, तो जीरो जो है वो काम का नहीं है, सिग्निफिकेंट है 2। इसी तरह से आप आते हैं अपन जब डेसिमल आ जाता है, अगर डिजिट डेसिमल है तो डेसिमल दो टाइप का हो सकता है, एक जीरो से छोटा और एक जीरो से बड़ा। अगर जीरो से छोटा होगा तो क्या किया जाए, जैसे जीरो से छोटी वैल्यू का कोई एग्जाम्पल सोच के देखो, अगर जीरो से छोटी वैल्यू का कोई एग्जाम्पल सोच के देखेंगे तो अपने दिमाग में तुरंत आएगा 0 पॉइंट समथिंग। इसका मतलब अगर जीरो से छोटी बोल रहा हूँ मैं, नहीं 1 से छोटी वैल्यू, 1 से छोटी वैल्यू का कोई एग्जाम्पल लेके देखें, जैसे 0.02, 0.7, 0.070, 0.70, 0.9090, इन सभी के अंदर एक चीज कॉमन है कि ये सारे जीरो से स्टार्ट हो रहे हैं। भाई 1 से छोटे हैं तो जीरो से ही होंगे, है ना। अब बात आती है 1 से बड़ी वैल्यू बताओ, अगर वैल्यू 1 से बड़ी है तो ये भी कंफर्म है कि वो स्टार्टिंग कुछ इस तरह से दिखाएगी 1.00, 10.00, 10.001, 10.010, कुछ भी हो सकता था, 73.007070, कुछ भी हो सकता था। इनके अंदर ध्यान क्या रखना है वो सुनो, अगर आपको जो भी वैल्यू दे रखी है वो लेस देन 1 हो तो आपको क्या याद रखना है, तो आपको ये याद रखना है वैल्यू स्टार्ट होगी जीरो से ही, उसके बाद हो सकता है बीच में कोई वैल्यू आएगी, लास्ट में फिर जीरो आ जाए। तो जो लास्ट का जीरो है वो तो यूजफुल है, और बाकी पॉइंट के लेफ्ट और राइट में कंटिन्यू जितने भी जीरो आते हैं वो यूजफुल नहीं होते। बात खत्म। टफ नहीं था, ध्यान देने की कोशिश करना। ये अपने पास कुछ वैल्यूज हैं, पॉइंट के लेफ्ट और राइट में कंटिन्यू जितने भी जीरो हैं वो कोई काम के नहीं है, इसका मतलब ये दोनों ही काम के नहीं है, तो यहां एक ही वैल्यू आएगी, 2 की वजह से आया सिग्निफिकेंट। पॉइंट के जस्ट लेफ्ट में जीरो है, कोई काम का नहीं है, राइट में जीरो है नहीं, और जीरो के अलावा सारे काम के होते हैं तो 1। पॉइंट के लेफ्ट में भी जीरो है, राइट में भी जीरो है, दोनों ही काम के नहीं है, आगे जो जीरो आएगा वो काम का है, तो उसका मतलब 2। आगे जीरो है तो काम का है 2, पॉइंट के लेफ्ट में है नहीं माना जाएगा, राइट में होता तो नहीं माना जाता, जैसे मैं यहां एक जीरो लगा लूं तो ये नहीं माना जाएगा। इसके अलावा जो भी है 9090 सारे काम के हैं 4। कुल मिला के इतना ही समझना था, वैल्यू अगर 0 से स्टार्ट होती है, कहने का मतलब 1 से छोटी हो, तो पॉइंट के कंटिन्यू लगातार चाहे लेफ्ट में हो चाहे राइट में हो जीरो नहीं मानने, उसके अलावा सारे जीरो मानने हैं, बात खत्म। और उसमें तो विचार ही नहीं रखना, उसमें तो ऐसा कोई डिजिट ही नहीं है जो नहीं माना जाए, सारे माने जाते हैं। इसका मतलब इसमें आएगा 3, इसमें आएगा 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, सारे सिग्निफिकेंट है। सर ऐसा कुछ है क्या जो नहीं हो? बिल्कुल, अगर यहां हो तो नहीं होगा, ये तो कॉमन सेंस की बात है ना। 70, 07, ये जीरो तो कभी काम के होते ही नहीं ना, तो स्टार्टिंग में जीरो आ जाए तो एक अलग बात है, उसको हटा लेना है। बाकी कुछ यही सिग्निफिकेंट फिलहाल आपको याद रखने हैं। हाँ, चैप्टर फर्स्ट से अगर बेसिकली अपन देखें तो हमारे पास यही क्वेश्चंस थे। पेंडुलम, ये सिग्निफिकेंट है, खुद कर लेना, न्यूटन डाइन, सब कुछ करवा दिया मैंने। अगर बात करें अपन लिस्ट काउंट की तो देखो, पीछे और जाना पड़ेगा। यस, सबसे पहले बात आती है लिस्ट काउंट होता क्या है,
किसी भी इंस्ट्रूमेंट का जो सबसे छोटा वैल्यू मेजर कर सकते हैं उसको लीस्ट काउंट कहते हैं। जैसे हमारे पास अगर मीटर स्केल है तो मीटर स्केल में वो छोटे 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 अपने पास क्या होते हैं, मार्क लगे रहते हैं। वो कहां तक की वैल्यू डिजिट मेजर करते हैं, सेंटीमीटर तक की। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं मीटर स्केल के अंदर जो वैल्यू मेजर करते हैं वो 1 सेंटीमीटर कर सकते हैं, सबसे छोटी। इसी को कहते हैं लीस्ट काउंट। जैसे यहां बना के दिखा देता हूं मैं। मानो ये है अपना वो मीटर स्केल, यहां था 0, उसके बाद थोड़ा सा दिमाग चलाओ कैसे कुछ मार्किंग होती होगी, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और यहां 1 लिखा रहता है। तो इसकी लीस्ट काउंट कितनी, ये तो मीटर 1 मीटर है, सही बोल रहा हूं, सही बोल रहा हूं। अब बात आती है कि इसको सेंटीमीटर के अंदर लेके जाएं तो कितना होगा, मीटर है क्या, ये नहीं है मीटर ये। हाँ, वैल्यू आ रही है इसकी लिस्ट काउंट निकालने के लिए। ये मैंने कह दिया यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, लिस्ट काउंट निकालो, वो बाद की बात है, मीटर है कि सेंटीमीटर है उसकी चर्चा करेंगे अपन। 100 पे जाऊंगा तब जाके बनेगा मीटर, तो अभी तो मैं 10 पे गया हूं। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये वैल्यू दिखा रहा था 1 और इसके अंदर कितने डब्बे थे, 10। तो ये है 0.1। और मैंने क्या कहा था, ये क्या है, ये मीटर है। तो इसका मतलब यहां तक 1 मीटर नहीं है ये, यहां तक 0.1 मीटर है ये। समझ गए, कुछ इस तरह से लिस्ट काउंट निकालते हैं। लिस्ट काउंट का मतलब सबसे छोटी वैल्यू निकालना। फिलहाल ज्यादा परेशान नहीं होना, इतना याद रख लेना है, जो अपने पास वर्नियर कैलिपर्स होता है वो सबसे छोटी वैल्यू मेजर कर सकता है 0.1 मीटर। इसका मतलब उसका लीस्ट काउंट है 0.1। और एक और होता है स्क्रू गेज, उसका कितना होता है 0.01 mm। बस खत्म। फिर आते हैं अपन चैप्टर नंबर सेकंड। चैप्टर नंबर सेकंड की अगर अपन बात करते हैं, सबसे पहले बात आती है स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है। साथ में यही बता देता हूं क्योंकि इनमें कुछ है नहीं इतना। स्पीड का मतलब क्या था, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसका मतलब डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू स्पीड। वेलोसिटी का मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। इसका मतलब इसकी डायरेक्शन होती है, उसकी डायरेक्शन नहीं होती। मीटर पर सेकंड दोनों का यूनिट होता है। यूनिफॉर्मली एसेलरेटेड मोशन क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो एसेलरेशन ग्राफ बनाओ। बिल्कुल मेन बात है। सबसे पहले बात आती है यूनिफॉर्म एसेलरेटेड मोशन क्या होता है, कि इस तरह का मोशन जिसके अंदर एसेलरेशन जो है वो यूनिफॉर्म रहे, मतलब स्पीड या तो लगातार बढ़े या लगातार कम हो। पॉजिटिव ग्राफ अगर कभी भी आपको बनाना है तो डिस्प्लेसमेंट के साथ में हमेशा कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। नेगेटिव अगर आपको कभी बनाना है तो डिस्प्लेसमेंट के साथ हमेशा ऐसा ग्राफ बनेगा। और रही बात जीरो एसेलरेशन की, तो जीरो एसेलरेशन का क्या मतलब है, ये डिस्प्लेसमेंट, ये टाइम। वेलोसिटी मैंने कहा कि इक्वल रही, कांस्टेंट रही, ये लो। डिस्प्लेसमेंट लगातार सेम एंगल पे रहा तो उसका मतलब इसकी वेलोसिटी कितनी बनेगी, कांस्टेंट, ये लो। और वेलोसिटी अगर सेम है तो क्या एक्सेलरेशन बनेगा, नहीं बनेगा। गाड़ी दौड़ रही है बराबर स्पीड पे, हालांकि स्पीड नहीं है वेलोसिटी है, फिर भी हम बात एक बार स्पीड समझ के कर लेते हैं। किसी डायरेक्शन में दौड़ रही है, पर्टिकुलर डायरेक्शन में गाड़ी दौड़ रही है किसी एक स्पीड से, फिक्स स्पीड, तो बताओ एक्सेलरेशन बनेगा क्या, नहीं बनेगा। गाड़ी ब्रेक लगा दे या गाड़ी और रेस बढ़ा दे, दोनों ही टाइम एक्सेलरेशन बनेगा। मैंने तो ये कह रखा है वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब डायरेक्शन पता है और स्पीड क्या है, सेम है, तो एक्सेलरेशन जीरो। तो तीनों बातें याद रख लेनी है। ये तो है जीरो एसेलरेशन, ये है नेगेटिव एसेलरेशन और ये है पॉजिटिव एसेलरेशन के ग्राफ। एसेलरेशन और रिटार्डेशन को एक्सप्लेन करो। एसेलरेशन का क्या मीनिंग है बता दिया अभी अभी। वेलोसिटी जो है उसके अंदर चेंज होना चाहिए, अगर चेंज पॉजिटिव है तो एसेलरेशन, और वेलोसिटी में चेंज हो रहा है नेगेटिव, मतलब वेलोसिटी कम हुए जा रही है, तो रिटार्डेशन। आगे देखते हैं। हाँ, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर टाइम पॉइंट। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है किसी फिक्स टाइम पे। डेराइव करना है इक्वेशन ऑफ मोशन। ये तो दोनों ही मेथड से अपने को पता होना चाहिए, ग्राफिकल से भी और कैलकुलस से भी। चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैंने ग्राफ बनाया। मैंने कहा ये है वेलोसिटी और ये है टाइम। बनाओ ग्राफ। सबसे पहले हमने एज्यूम किया कि हमारे पास ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह से मोमेंट में था और उसके बाद वो कंटिन्यूअसली स्पीड बढ़ाते हुए यूं चला गया। ओके,
हमने बताया उसकी जो स्टार्टिंग की वेलोसिटी थी, स्टार्टिंग की वेलोसिटी वो कितनी थी, वो थी u, और बाद में उसकी वेलोसिटी कितनी थी, v। तो फिर ये कितनी है बताइए, v माइनस यू। सही बात है ना। मान लो यहां से यहां तक है 9 और यहां से सॉरी यहां से यहां तक है 9 और यहां से यहां तक है 12, तो ये कितनी है, ये तो 9 तो पहले आ ली थी ना, तो 12 तक जाने के लिए मेरे पास तो 3 तो बची ना, तो इसका मतलब 12 माइनस 9 कुछ इस तरह से है। ये मैंने इसका एंगल बना दिया थीटा, और मैंने अज्यूम किया कितना टाइम लगाया इसने, टी टाइम लगाया। ओके, सबसे पहला काम क्या था, यहां से अपने को दो छोटे छोटे कंसेप्ट भी मिल गए। न्यूटन की तीनों इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। याद है आपको न्यूटन की इक्वेशन, पहली होती थी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरी होती थी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड होती थी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। इसका मतलब सबसे पहले मुझे चाहिए v u a t, v भी है u भी है t भी है, a चाहिए। एक्सेलरेशन कैसे मिले, मिला ही पड़ा है, वेलोसिटी और टाइम दे रखा है, एक्सेलरेशन चाहिए तो दोनों का स्लोप निकाल दो। तो मैंने कह दिया कि जो स्लोप है किसका, वेलोसिटी और टाइम का, वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक्सेलरेशन को। निकाल दो स्लोप, स्लोप का मतलब टेन थीटा, टेन थीटा कितना आएगा देखो तो जरा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है v माइनस यू, बेस कितना है t, यही तो है बेस। यहां चले जाओ यहां चले जाओ, t है ये। ओके, 80 इधर आ गया v माइनस यू, और आगे लेके जाओगे तो 80 अपनी जगह पड़ा है, माइनस का u इधर लेके आओगे तो प्लस का u, यही है v। v इज इक्वल टू यू प्लस 80, ये हो गई अपनी फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड में देखो, सेकंड में क्या चाहिए मुझे, डिस्प्लेसमेंट चाहिए। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में डिस्प्लेसमेंट कैसे आए, पीछे की तरफ जाना है, एरिया निकाल दो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो उसका मतलब नेक्स्ट मैंने फिर लिखा, क्या लिखा मैंने, इधर कर लेता हूं इस बार, इधर कर लेता हूं। मैंने कहा कि मेरे को चाहिए डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करूं, तो मैंने कहा एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट। निकालो एरिया, एरिया कितना आएगा, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ तो कंप्लीट है ना, तो सबसे पहले तो आप इसका एरिया निकाल दो, ये वाला जो आपको पोर्शन दिख रहा है, इसका कितना आ जाएगा, तो इसका आ जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, u इंटू टी, प्लस इसका एरिया निकालो जरा, ट्राइंगल है, ट्राइंगल का कितना होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस कितनी है, बेस तो है t, और हाइट कितनी है v माइनस यू। अब परेशानी आती है कि सर v माइनस यू, हमें तो इसके अंदर चाहिए ही नहीं, v नहीं चाहिए ना, तो v माइनस यू को हटा दो, तो फिर v माइनस यू की जगह क्या लिखा जा सकता है, ये देखो, इसीलिए मैंने यही लिखने की कोशिश की थी। देखो v माइनस यू की जगह क्या लिखा जा सकता है, v माइनस यू की जगह लिखा जा सकता है 80। तो उसका मतलब नेक्स्ट लाइन में मैंने क्या किया, मैंने नेक्स्ट लाइन में v माइनस यू को हटा दिया, तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ t, और v माइनस यू की जगह लिख दिया 80। तो कितना आ गया, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। सिंपल। फिर आता है थर्ड, थर्ड कैसे निकाला जाए, थर्ड बड़ा आसान होता है, कहीं से भी निकाल के t की वैल्यू पुट कर दो। जैसे मैं चाहूं कि सर इसी को कंटिन्यू कर लूं, या मैं चाहूं कि इसको कंटिन्यू कर लूं, हर जगह से वैल्यू आ जाती है, पर ज्यादा अच्छे है एस इसमें भी है, एस इसमें भी है, हाँ टी नहीं है इसमें, तो क्यों ना टी की वैल्यू निकाल के इसमें रख दी जाए। एक सेकंड, वन सेकंड होल्ड करना आप लोग, है ना।
हेलो। देखो तो अब चलते हैं अपन आगे। नेक्स्ट क्या आता है अपना? नेक्स्ट आता है अपना, नेक्स्ट तो तब आएगा जब अपना मार्कर मिलेगा अपने को। मिल गया मिल गया मिल गया। देखो तो नेक्स्ट आता है अपना, एस तो रखना है, लेकिन इधर की अगर बात की जाए तो v और u आने चाहिए, प्लस जो t है वो गायब हो जाना चाहिए। तो क्यों ना मैं t से स्टार्टिंग कर लेता हूं। मेरे पास जो था v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यहां से मैं t को रख सकता था। कितना आएगा यहां से t? यहां से t की जगह आ सकता है v माइनस यू अपॉन ए। ये वैल्यू उसमें पुट कर दो, अपने आप आंसर आ जाएंगे। जैसे s इज इक्वल टू यू, t हटाओ और t की जगह क्या लिख दो? v माइनस यू अपॉन ए प्लस हाफ ए और t का स्क्वायर। t का स्क्वायर चाहिए तो मैं सीधा लिख देता हूं v माइनस यू का स्क्वायर और अपॉन में a का स्क्वायर। और आगे देखा अपन ने u को मल्टीप्लाई किया तो uv माइनस यू स्क्वायर अपॉन a प्लस हाफ a से a कट जाएगा, तो फिर यहां बचेगा v माइनस यू का होल स्क्वायर। v माइनस यू का होल स्क्वायर भी साथ में कर लेता हूं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और अपॉन में कितना पड़ा है? अपॉन में a पड़ा है। नेक्स्ट लाइन में क्या किया? नेक्स्ट लाइन में मैंने 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो uv माइनस यू स्क्वायर अपॉन में a। अलग अलग कर लूंगा इनको भी मैं, ज्यादा अच्छा रहेगा आई थिंक। या फिर सबका एलसीएम एक लगा दिया जाए, ऐसे ही करते हैं। सबका एलसीएम लगा देते हैं अपन। एलसीएम कितना लगाएं? हो जाएगा ना, 2a था 2a रख लेते हैं। तो यहां पे जैसे ही मैं a से a काट लेता हूं तो 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो 2uv माइनस 2u स्क्वायर प्लस 2a। एलसीएम काम में ले लिया तो वो यूं क्यों आ जाएगा? v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2uv। आ गए आंसर। प्लस के 2uv माइनस के 2uv से कट गए। इधर अगर देखा जाए तो u स्क्वायर एक टाइम है और इधर अगर देखा जाए तो 2 टाइम है। तो u स्क्वायर माइनस का 2 प्लस का 1, तो माइनस का 1 तो बच जाएगा u स्क्वायर। और इधर कितना है? इधर है v स्क्वायर, अपॉन में कितना है? अपॉन में है 2a और इधर है s, तो उसका मतलब वैल्यू आ जाएगी 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। सिंपल, कुछ इस तरह से बनेगा। मतलब ज्यादा सा कुछ था नहीं, कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन अपने आप हो जाएगी। सबसे पहले आपको स्लोप निकाल लेना है, उसके बाद एरिया निकाल लेना है और उसके बाद टाइम की वैल्यू रख देनी है, अपने आप आंसर आ जाएंगे। रही बात सेकेंड मेथड की, बोले तो ये तो ग्राफिकल था। कैलकुलस मेथड, कैलकुलस बोले तो जिसके अंदर अपने को इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दिखाने होते हैं, वो वाला मेथड। तो देखो आपको 2 डिफरेंशिएशन पता है, कौन से? एक तो अपने को पता है वेलोसिटी कैसे निकले, डिस्प्लेसमेंट का एक बार डिफरेंशिएशन कर लो वेलोसिटी आ जाती है। और एक अपने को पता है एक्सेलरेशन कैसे निकले, वेलोसिटी का एक बार डिफरेंशिएशन कर लो एक्सेलरेशन आ जाएगा। सबसे पहले इसको इधर ले जाओ, v डॉट dt इज इक्वल टू ds। और आगे बढ़े, v की जगह क्या लिखा जा सकता है? v की जगह लिखा जा सकता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो नेक्स्ट लाइन में v हटा दो, u प्लस ए टी डॉट डी टी इज इक्वल टू ds। इतना काम हो सकता है। वेलोसिटी लिया, वेलोसिटी का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट का 1 टाइम डिफरेंशिएशन। dt को इधर ले गया, v की जगह लिख दिया u प्लस ए टी। ऐसे कैसे पढ़ा है? बस डिफरेंशिएशन करो, सॉरी इंटीग्रेशन करो, आंसर लाओ। u डॉट dt कितना आ जाएगा? u अपनी जगह है, dt का बन जाएगा t, टाइम 0 से t लिमिट है, प्लस a अपनी जगह पड़ा है, t का इंटीग्रेशन कर दो, t का इंटीग्रेशन हो जाएगा t स्क्वायर बाई 2 और ds का हो जाएगा s। तो ये आ जाएगा हाफ 80 स्क्वायर इज इक्वल टू s। बन गया s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर, अपने आप आ रहा है। हाँ, इंटीग्रेशन करने आपको आने चाहिए, तो बेसिक टर्म बता देता हूं अभी मैं। डॉट dt का बनता है t, डॉट ds का बनता है s। और अगर कोई कहे कि x डॉट dx का करो तो स्क्वायर होके 2 आ जाता है। अभी तो ये याद रखो, तरीका अभी नहीं समझा पाएंगे अपन। ए इधर मल्टीप्लाई किया dt के साथ और dv अपनी जगह, वही काम वापस कर दो। क्या? इसका एक बार इंटीग्रेशन, यहां भी इंटीग्रेशन, यहां भी इंटीग्रेशन। कितना आएगा देखो तो जरा। a का इंटीग्रेशन a अपनी जगह और dt का कितना बन जाएगा? dt का बन जाएगा t।
कहां से कहां तक, 0 से लेके t तक। हाँ वेलोसिटी आई, वेलोसिटी का कितना बनेगा, तो वेलोसिटी का डॉट dv का कितना बनेगा, डॉट dv का बनेगा कुछ इसी तरह से, डॉट ds का s, डॉट dt का t, तो डॉट dv का बनेगा v। कहां से कहां तक, u से लेके v तक, क्योंकि वेलोसिटी तो स्टार्टिंग में u होती है, लास्ट में v होती है। लिमिट रख दो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू 80। आ गई देखो v और u प्लस 80। थर्ड इक्वेशन तो पक्का हार्ड होगी, नहीं थर्ड इक्वेशन क्या करनी है आपको, जो पीछे थी ना, यहां से t की वैल्यू निकालो और इसमें रख दो, आंसर आ गए। थर्ड यही याद रखनी है, यही सेम प्रोसेस चला देना है दोनों में, ठीक है। और कुछ बचा है क्या इस चैप्टर में, कुछ नहीं है। मोशन अंडर ग्रेविटी अभी कोई मतलब नहीं है, लेक्चर थोड़ा बड़ा हो जाएगा। हाँ देखो कुछ क्वेश्चंस, बेसिक क्वेश्चंस की बात करें तो ये वाला क्वेश्चन मैं बताना चाहूंगा, बाकी आप खुद करो। x इज इक्वल टू ए प्लस, ये बीटी स्क्वायर है, x इज इक्वल टू ए प्लस बीटी स्क्वायर। सबसे पहले वेलोसिटी बताओ कितनी होगी, डिस्प्लेसमेंट का एक बार डिफरेंशिएशन कर दो, तो a का डिफरेंशिएशन तो 0 और बीटी स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2bt। अगर वो आपको टाइम दे रहा है, जैसे जैसे इसने कहा a की वैल्यू 8, b की वैल्यू 25, तो a तो गायब हो चुका, यहां b की वैल्यू 25 रख दो, आंसर आ जाएंगे कितने पे, 2 सेकंड पे। एक और कह रहा है एक्सेलरेशन कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट का एक बार डिफरेंशिएशन किया, वेलोसिटी आ गई, वेलोसिटी का एक बार डिफरेंशिएशन कर दो, एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो ये वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन कितना होगा, तो 2b, टाइम का डिफरेंशिएशन 1, वापस वही बात, b की जगह जो भी है वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएंगे। सही है, बस यही है बेसिकली, और नहीं है। चैप्टर नंबर आ गया 3, मोशन इन अ प्लेन। मोशन इन अ प्लेन की अगर अपन बातें करते हैं, चैप्टर ज्यादा बड़ा तो नहीं गया अभी तक। तो नेक्स्ट आता है वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। दो एग्जांपल दे दो। वो क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, उसको वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। एग्जांपल, डिस्प्लेसमेंट, अपन में टाइम लगाओगे तो वेलोसिटी, अपन में फिर टाइम लगाओगे तो एक्सेलरेशन। 3 एग्जांपल दे दिए मैंने। इधर आती है स्केलर, कौन सी होती है, स्केलर वो होती है जिसका मैग्नीट्यूड तो होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होती। फॉर एग्जांपल, उधर तो था अपने पास डिस्प्लेसमेंट, यहां लगा दो डिस्टेंस, उधर थी वेलोसिटी, यहां लगा दो स्पीड, और चाहिए तो वर्क लगा दो, एनर्जी लगा दो, पावर लगा दो, काफी है। डिफाइन प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, अगर किसी ऑब्जेक्ट का कुछ इस तरह का जो पाथ है वो अपन प्रोजेक्ट करें तो उसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। और ये पाथ कौन सा है, तो ये है पैराबोलिक पाथ। डिफाइन यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है, ऐसा रिजल्टेंट है क्या, रिजल्टेंट नीचे पूरा डेरिवेशन आएगा, इसलिए यहां छोड़ देते हैं। यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर का मतलब होता है ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मोड। सर डेफिनेशन बताइए। सिंपल सी बात, एक इस तरह का वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड तो हो 1 और जिसकी डायरेक्शन हो आई कैप, जे कैप और के कैप के अलोंग, उसी को बोलते हैं अपन क्या, उसी को बोलते हैं यूनिट वेक्टर। फिर आता है अपने पास शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस। शॉर्ट टाइप में क्या कह रहा है, वेक्टर की प्रॉपर्टीज बता दीजिए। वेक्टर मल्टीप्लिकेशन जो होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज बता देनी है आपको। ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, बिल्कुल ये मैं यही बता देता हूं। सपोज करो ये मेरे पास है पहला वेक्टर a और ये है मेरे पास दूसरा b, तो अपोजिट डायरेक्शन में जो इस ट्राइंगल को क्लोज करेगा वो क्या होगा, वो इसका रिजल्टेंट होगा, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, इन दोनों के एडिशन के इक्वल। इतना ही बताना है। ट्राइंगल हो गया। प्रोजेक्टाइल रेंज, प्रोजेक्टाइल तीनों ही चीजें बताऊंगा मैं, रेंज भी बताऊंगा, हाइट भी बताऊंगा और टाइम भी बताऊंगा। 2D सबसेक्शन बता देते हैं और प्रूव कर देना है कि दो कंपोनेंट्री जो एंगल होते हैं उनके लिए रेंज बराबर होती है। फिर लॉन्ग टाइप और देख लेते हैं, एक साथ बता देता हूं। लॉन्ग टाइप में कह रहा है प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए तीनों बताने हैं, बिल्कुल आ गया अपने आप ही, रिजल्टेंट वेक्टर भी आ गया और 3D सबसेक्शन भी आ गया। देखो तो तीनों ही देख लो। सबसे पहले बात आती है अपने पास पैरेललोग्राम लो। वेक्टर एडिशन, दो वेक्टरों को ऐड करने के लिए एक लो यूज में लेते हैं और वो है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का मीनिंग क्या होता है, अगर मैं एक वेक्टर लूं कुछ इस तरह से और दूसरा वेक्टर यहां लगा देता हूं b,
ठीक है, तो रिजल्टेंट कहाँ आएगा, सबसे पहले तो उसी को डिसाइड करो, पहले पैरेललोग्राम कंप्लीट करो। आमने सामने का जो साइड होती थी वो इक्वल होती थी, इसके बराबर ये कर दी, इसके सामने भी एक साइड बनानी है, ये लो। अगर ये बी है तो ये भी बी होगा, और ये ए है तो वो भी ए ही होगा। ओके, फिर बात आती है रिजल्टेंट क्या होगा, आर वेक्टर। ठीक है, एंगल्स कितने कितने होंगे, तो जो दोनों वेक्टर थे वो तो एक दूसरे के साथ बनाते हैं कितना एंगल, अल्फा, और रिजल्टेंट के साथ बनाते हैं थीटा। डायग्राम को कंप्लीट करने के लिए इसको आगे बढ़ाते हैं और सामने से नॉर्मल डाल देते हैं। आगे का पार्ट कोई काम का नहीं है इसलिए अपन दिखाते नहीं हैं, उसको हटा देते हैं। ये वापस आ जाते हैं जहां थे। अगर ये है बी वेक्टर, ये है बी वेक्टर, तो इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक तो बनेगा थीटा के साथ बी कोस थीटा, और एक बनेगा 90 डिग्री पे बी साइन थीटा। कहाँ है, ये रहे। इधर बनाऊंगा, पेन चेंज करूं, कौन सा लूं दिखेगा जो, ठीक है ये बना लेता हूं। इधर जो जाएगा थीटा के साथ वो तो बनेगा बी कोस थीटा, और जो 90 डिग्री पे जाएगा वो बनेगा बी साइन थीटा। हाँ, अगर ये यहां साइन थीटा है तो यहां भी साइन थीटा ही आएगा, तो ये भी बी साइन थीटा ही माना जाएगा। ठीक है, अब आते हैं अपने बेसिक बात पे। बेसिक बात क्या थी, बेसिक ये थी कि यहां से यहां तक अपन जब गए तो अपने पास हाइपोटेनियस कितना था, हाइपोटेनियस था आर। तो मैंने कहा आर का स्क्वायर कितना हो जाएगा, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेस कितना है, यहां से यहां तक का तो है ए, तो उसका मतलब एक तो ए का स्क्वायर, सॉरी प्लस और भी है कुछ, कितना, बी कोस थीटा। दोनों का ऐड करने पे स्क्वायर आएगा ना। कैसे, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो बेस तो ये रहा, परपेंडिकुलर कहां है, वो रहा बी साइन थीटा, कर दो स्क्वायर। और आगे बढ़ते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। दूसरी साइड आ जाते हैं, बी साइन थीटा का स्क्वायर, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। और आगे बढ़े तो बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो ये ए स्क्वायर था, बी स्क्वायर कॉमन ले लिया तो यहां बचा कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, और साथ में पड़ा है 2ab। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा को मैं कितना बोल सकता हूं, 1। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कोई ज्यादा टफ नहीं था, इतना ही करना है बस। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, अपने आप आंसर आ जाते हैं। यही है रिजल्टेंट जिसकी बात चल रही थी। ए बी कोस थीटा। दूसरा क्वेश्चन क्या था, प्रोजेक्टाइल मोशन। मेरे हिसाब से तो एग्जाम में यहां से क्वेश्चन मिलना चाहिए। क्या होता है प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब होता है जब किसी ऑब्जेक्ट को अपन दो डायरेक्शन में इस तरह से मोमेंट करवाएं कि वो पैराबोला बनाते हुए चले, तो उसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में आप क्या क्या जानते हो, सबसे पहली बात तो यही कि ये जो मोशन है ये 2D है, दो दिशाओं में चलता है। इसका पाथ कैसा होता है, इसका पाथ होता है पैराबोलिक। ओके, इसके अंदर कौन सा कंपोनेंट जीरो होता है, कौन से की वैल्यू कांस्टेंट होती है, कौन सा कम ज्यादा होता है, वो सारी बातें अपने को डायग्राम से पता होनी चाहिए। डायग्राम बनाता हूं, थोड़ा अच्छे से समझ लेना। जिन बच्चों को बहुत बढ़िया आता है वो भी कंफ्यूज रहते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, उसके बाद कम कर लेंगे इसको। सबसे पहले मैंने क्या कहा, सबसे पहले मैंने कहा कि एक पर्टिकुलर स्पीड ली और मैंने एक ऑब्जेक्ट को फेंका। अगर इसकी स्पीड कम नहीं होती, ये स्पीड है इसकी पर्टिकुलर u यहां पे, अगर इसकी स्पीड कम नहीं होती तो क्या होता, तो ये चांद पे चला जाता। लेकिन बेसिकली जब भी किसी ऑब्जेक्ट को हम फेंकते हैं तो वो यूं जाता है और वापस नीचे आ जाता है। इसका मतलब इसकी स्पीड लगातार ऊपर जाने पे कम होती है
और एक टाइम पे आके इसकी स्पीड 0 हो जाती है और फिर वापस नीचे जाता है। जितना टाइम इसको ऊपर जाने में लगा होगा, मैं t मान लेता हूं, उतना ही टाइम ये वापस नीचे आने में लगाएगा। एक बात। दूसरा, इसकी वेलोसिटी कितनी, तो देखो अगर u वेलोसिटी से ये ऊपर गया है, u वेलोसिटी से, तो इसके दो कंपोनेंट बनेंगे। एक तो बनेगा x एक्सिस पे थीटा के साथ, ये तो बनेगा u कोस थीटा, और एक y एक्सिस पे uy, ये कितना बनेगा u साइन थीटा। मैंने पहले ही बता रखा है थीटा के साथ जो बनता है वो कोस होता है। ओके, जो डिस्टेंस बनेगी इसकी x एक्सिस पे उसको बोलते हैं r रेंज। जो डिस्टेंस बनेगी y एक्सिस पे सबसे ज्यादा उसको बोलते हैं h हाइट। और जो टोटल टाइम लगेगा हवा में उसको बोलते हैं कैपिटल T टाइम ऑफ फ्लाइट। दिखाने की थोड़ी सी जगह कम है, ऐसे ही समझ लो आप कि दोनों टाइम जुड़ने पे टाइम ऑफ फ्लाइट बनता है। ये था अपना डायग्राम, कोई बहुत टफ नहीं है, डबल ट्रिपल रिपीट कर नहीं पाऊंगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, थोड़ा बैक ले लेना अगर किसी को दिक्कत आए तो। बात आती है अपनी कि सबसे पहले आप इसके लिए क्या क्या समझ में आया आपको। एक साइड मैंने बना दिया x एक्सिस और एक साइड मैंने बना दिया y एक्सिस। चाहिए क्या क्या मेरे को, न्यूटन ने कहा था v इज इक्वल टू u प्लस AT, और एक और बच गया s इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। सब कुछ आ गया। ये सारे x एक्सिस पे है, चेंज करना पड़ेगा पेन, दिखेगा नहीं ऐसा तो। ये सारे x एक्सिस पे थे। सेम ऐसे कैसे मैं y एक्सिस पे बना देता हूं इनको, v y u y a y t y s y। अब पहला कंसेप्ट ध्यान रखना हमेशा, टाइम जो है वो कभी चेंज नहीं होता। टाइम चेंज होता तो टाइम मशीन ही बना लेते हैं हम, इसका मतलब टाइम तो हमेशा सेम रहता है, सिंपल सी बात। अब आते हैं इसके आगे, वेलोसिटी। वेलोसिटी छोड़ो, चलो वेलोसिटी सेकंड वाली उठाते हैं। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, इनिशियल वेलोसिटी थी u। x एक्सिस पे कितनी थी, x एक्सिस पे थी u कोस थीटा, x एक्सिस पे थी u कोस थीटा, और y एक्सिस पे कितनी थी u साइन थीटा। एक्सेलरेशन, चलो वेलोसिटी जो बच गई उसको कंप्लीट करें या एक्सेलरेशन में जाएं पहले। हालांकि मुझे तो पता है क्या, ऊपर गई यहां पे आई तो वेलोसिटी कितनी हो गई 0, तो उसका मतलब ये तो है 0। और ये कितनी है x एक्सिस पे तो कांस्टेंट है, अगर आप चाहो तो 2-4 जगह वेलोसिटी दिखा सकते हो, बराबर स्पीड से चल रहा है ये कांस्टेंट। ओके, एक्सेलरेशन की बात करते हैं। मैंने किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ा, कैसे भी छोड़ू मैं, वो नीचे ही आना है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अर्थ सिर्फ नीचे खींचती है। क्या ये लेफ्ट राइट में जा सकता है, नहीं जा सकता, तो इसका मतलब लेफ्ट और राइट में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 0। तो मैंने बोला x एक्सिस पे एक्सेलरेशन होता है 0 और y एक्सिस पे -g, खत्म। डिस्टेंस कितनी, तो x एक्सिस पे जो कवर की वो रेंज थी r, और y एक्सिस पे जो कवर की वो थी हाइट h। ओके, देखो तो सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने उठा लिया फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन क्या कहती थी, फर्स्ट इक्वेशन कहती थी v इज इक्वल टू u प्लस AT। x एक्सिस पे तो सबके नीचे x लगा दो, टाइम के नीचे लगाओ या ना लगाओ, टाइम तो टाइम में रहता है। वेलोसिटी कितनी बन गई देखो जरा, x एक्सिस पे वेलोसिटी होती है कांस्टेंट, पक्का, सही बात है। तो फिर अपन इसको y एक्सिस के लिए पढ़ते हैं, x एक्सिस के लिए तो ये पॉसिबल ही नहीं जा पाएगा, कांस्टेंट हो गया सब कुछ, ठीक है। y पे भी देखते हैं कांस्टेंट होता है, अपने आप आंसर आ जाते हैं, कोई ज्यादा इशू नहीं है। फिर इसका लॉजिक बताऊंगा कि x क्यों हटाया, y क्यों लगाया। vy के ऊपर वैल्यू आई 0, uy कितना होता है, uy होता है u साइन थीटा, ay कितना होता है -g, और टाइम अपनी जगह है ही। तो gt की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का था इधर भेज दिया, gt की वैल्यू आ गई u साइन थीटा। तो फिर t कितना आया, u साइन थीटा अपॉन g, सिंपल। ये था अपना पहला। अगर किसी को लगे कि